नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग प्रयोगवादी कविता की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि प्रयोगवादी कविता में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। हिंदी साहित्य में 1943 से 1951 ईस्वी तक के समय को प्रयोगवाद नाम दिया गया है। यानी प्रयोगवाद की जो समय सीमा है वो 1943 ईस्वी से 1951 ईस्वी तक मानी जाती है। 1943 ईस्वी में प्रयोगवाद की शुरुआत होती है और 1951 ईस्वी में वह जाकर के समाप्त हो जाती है। 1943 ईस्वी में अज्ञेय ने तार सप्तक का प्रकाशन किया और यहीं से प्रयोगवाद का आरंभ होता है। यानी अज्ञेय के द्वारा जब तार सप्तक का प्रकाशन किया गया, वहीं से प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा किया गया था। इस युग के जो महत्वपूर्ण कवि हैं उसमें अज्ञेय हैं, मुक्तिबोध हैं, गिरजा कुमार माथुर हैं, भरत भूषण अग्रवाल हैं। ये सभी जो है प्रयोगवाद के महत्वपूर्ण कवि हैं। प्रयोगवादी जो कवि हैं वो स्वानुभूति की प्रामाणिकता को रचना के केंद्र में रखते हैं। अनुभूति को प्रामाणिकता को रचना के केंद्र में इनके द्वारा रखा गया है। इनका मानना है कि रचना जो है, कविता जो है वो अनुभूति से बनती है और उसी अनुभूति को इनके द्वारा रचना के केंद्र में रखा गया है। प्रयोगवादी कविता की जो विशेषता है उसका अध्ययन हम लोग यहाँ पर दो भागों में बांट करके करेंगे। पहली है भाव पक्ष की विशेषता और दूसरी है शिल्प पक्ष की विशेषता। सबसे पहले हम लोग भाव पक्ष की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। और भाव पक्ष की जो पहली विशेषता है वह है बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि। प्रयोगवादी जो कवि हैं वो यथार्थवादी कवि हैं। उनकी कविता का आरंभ यथार्थ के आग्रह से होता है। यथार्थ के आग्रह से तो इनकी कविता का आरंभ होता है, लेकिन इन प्रयोगवादियों का जो यथार्थ है वो भावुकता से निर्मित नहीं होता है, बल्कि ठोस बौद्धिकता से होता है। यानी बुद्धि का प्रयोग करके ये यथार्थ का वर्णन करते हैं। इनका जो यथार्थ होता है वो बौद्धिक होता है। एक उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। अज्ञेय की कविता है। अज्ञेय के द्वारा लिखा गया है कि दुख सबको मांझता है और चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना वह न जाने, किंतु जिसको मांझता है उन्हें यह सीख देता है कि सबको मुक्त रखें। यथार्थवादी कविता है, लेकिन जो इसमें यथार्थ है वह बुद्धिमूलक यथार्थ है। भावुकता के द्वारा यह यथार्थ नहीं लिखा गया है, बुद्धि का प्रयोग करके लिखा गया है। दूसरी विशेषता है व्यक्ति को अधिक महत्व। यानी प्रयोगवादी कविता में समाज को उतना महत्व नहीं दिया गया है, व्यक्ति को समाज की अपेक्षा ज्यादा महत्व दिया गया है। प्रयोगवादी कवि प्रगतिवादी कवियों की तरह समाज को अधिक महत्व नहीं देते, बल्कि छायावादी कवियों की तरह व्यक्ति को अधिक महत्व देते हैं। यानी जिस प्रकार से छायावादी कवियों ने व्यक्ति को अधिक महत्व दिया है, उसी प्रकार से प्रयोगवादी कवियों के द्वारा भी व्यक्ति को अधिक महत्व दिया गया है। ये व्यक्ति के स्वतंत्रता पर बल देते हैं। जो प्रयोगवादी कवि हैं वो व्यक्ति के स्वतंत्रता पर बल देते हैं। इनका मानना है कि व्यक्ति को समाज से नहीं, लेकिन समाज में अवश्य स्वतंत्र होना चाहिए। यानी व्यक्ति समाज में स्वतंत्र होना चाहिए। ऐसा नहीं कि समाज की रूढ़ियां उसके ऊपर थोपी जाएं, समाज के परंपराएं उसके ऊपर थोपे जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अज्ञेय ने नदी और द्वीप प्रतीक के माध्यम से समाज और व्यक्ति के संबंध का वर्णन किया है। यानी अज्ञेय की एक कविता है जिसका नाम है नदी के द्वीप। उससे हम एक उदाहरण दिए हैं यहाँ पर। हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए, वह हमें आकार देती है, किंतु हम है द्वीप, हम धारा नहीं है। यहाँ पर अज्ञेय जो है द्वीप और नदी का प्रतीक लेकर के व्यक्ति और समाज के संबंधों का चित्रण किए हुए हैं। जो द्वीप है ये व्यक्ति का प्रतीक है और जो स्रोतस्विनी यानी नदी है वह समाज का प्रतीक है। अज्ञेय के द्वारा कहा जा रहा है कि स्रोतस्विनी हमको निर्माण करती है, हमको आकार देती है, किंतु हम द्वीप हैं, यानी हम व्यक्ति हैं, हमारा व्यक्तिगत अस्तित्व है। हम समाज में मिलना नहीं चाहते, हम धारा में मिलना नहीं चाहते, हम भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। यही अज्ञेय के द्वारा इस कविता के माध्यम से कहा गया है। अगली विशेषता देखते हैं। अगली विशेषता है अनुभूति की प्रतिष्ठा। यानी प्रयोगवादी कवियों के द्वारा अपनी कविता में अनुभूति की प्रतिष्ठा की गई है। प्रयोगवादी कविता कवि की अनुभूति से निर्मित हुई है। कवि अपनी अनुभूति को ही कविता के केंद्र में रखता है। यानी कवि जो अनुभूति करता है उसी को कविता के केंद्र में रखता है। समाज की अनुभूति कवि की अनुभूति बनकर कविता के केंद्र में प्रकट होती है। कवि समाज की अनुभूति को पहले आत्मसात करता है, फिर कविता में व्यक्त करता है। यानी जो समाज की अनुभूतियां हैं कवि पहले उसको धारण करता है, आत्मसात करता है,
फिर वह कविता में व्यक्त करता है। कविता का यहाँ पर उदाहरण है, चेहरे थे असंख्य, आंखें थी, दर्द सभी में था, जीवन का दंश सभी ने जाना था, पर केवल दो मेरे मन में कौध गई। ये अनुभूति है। यहाँ पर क्या किया गया है, कभी पहले समाज के अनुभूति को खुद में व्यक्त किया है, खुद में उतारा है, फिर उसको जो है कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। आगे बढ़ते हैं। अगली विशेषता है नवीन राहों का अन्वेषण। यानी जो प्रयोगवादी कवि हैं वो नवीन राहों के अन्वेषी हैं, नए नए मार्ग के खोज इनके द्वारा की जाती है। एक कवि अपने प्रयोग के माध्यम से नए सत्य की खोज करते हैं। परंपरा को महत्व देते हुए इन कवियों द्वारा रूढ़ियों पर प्रहार किया जाता है। यानी एक कवि जो प्रयोगवादी कवि हैं, परंपरा को तो महत्व देते हैं लेकिन रूढ़ियों पर ही प्रहार किए हैं, रूढ़ियों को इनके द्वारा महत्व नहीं दिया गया है, रूढ़ियों को तोड़ना इन्हें सुखदायी लगता है। एक उदाहरण देख लेते हैं यहाँ पर, इस दिशा से उस दिशा तक टूटने का सुख, टूटने का सुख, बिना सीढ़ी के बढ़ेंगे, तीर के जैसे बढ़ेंगे, इसलिए सीढ़ियों के टूटने का सुख, टूटने का सुख। आगे बढ़ते हैं, अगली विशेषता देखते हैं। अगली विशेषता है क्षण को अधिक महत्व। यानी जो प्रयोगवादी कवि हैं वो युगों को महत्व नहीं देते हैं, वो क्षण को महत्व देते हैं। प्रयोगवादी कवि क्षण को अधिक महत्व देते हैं। इनका मानना है कि प्रयोगवाद अनुभूति का काव्य है और अनुभूति जो होता है वो क्षणजन्य होता है, अनुभूति क्षण भर में निर्मित होती है। अज्ञे की एक बूंद सहसा उछली, हरी घास पर क्षण भर, इसी प्रकार की कविताएं हैं, इसी प्रकार की क्षणजन्य कविताएं हैं। उन्होंने लिखा है, यानी अज्ञे ने लिखा है, और सब समय पराया, बस उतना ही क्षण अपना, तुम्हारी पलकों का कपना। इसमें अज्ञे ने क्षण को अधिक महत्व दिया है। आगे बढ़ते हैं। अगली विशेषता है यौन चेतना की प्रबलता। यानी प्रयोगवादी कवियों के काव्य में यौन चेतना की प्रबलता है। प्रयोगवादी कविता पर फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव है, इसलिए उनकी कविता पर यौन चेतना की प्रबलता है। यानी मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित होने के कारण प्रयोगवादी कवियों में यौन चेतना की प्रबलता दिखाई पड़ती है। अज्ञे ने लिखा है, आज के सामान्य मनुष्य का मन यौन नैतिकता से, यौन कुंठाओं से भरा पड़ा है। यानी आज का जो सामान्य मनुष्य है उसका मन यौन कुंठाओं से भरा हुआ है। इनका मानना है कि यौन संबंधों से नैतिकता का निर्धारण नहीं होता है। यानी जो प्रयोगवादी कवि हैं वे कहते हैं कि नैतिकता यौन संबंधों से निर्धारित नहीं होती है। धर्मवीर भारती ने भी इसी प्रकार का विचार व्यक्त किया है। उनके द्वारा लिखा गया है कि न हो ये वासना तो जिंदगी की माप कैसे हो, किसी के रूप का सम्मान मुझ पर पाप कैसे हो, नसों में रेशमी उफान मुझ पर साप कैसे हो। कहने का आशय यह है कि यौन चेतना के द्वारा नैतिकता का निर्धारण नहीं होता है, यौन संबंधों से नैतिकता का निर्धारण नहीं होता है। इनकी कविताओं में यौन चेतना की प्रबलता दिखाई पड़ती है। अगली विशेषता है प्रेम दृष्टि। प्रयोगवादी प्रेम दृष्टि छायावादी भावुकता का अभाव है। यानी जो प्रयोगवादी प्रेम दृष्टि है उसमें छायावादी भावुकता नहीं है, इसमें क्या है, बौद्धिक किस्म का शरीरी प्रेम है। यानी जो प्रयोगवादी प्रेम है वो बौद्धिक प्रेम है, उसमें बुद्धि का प्रयोग किया गया है, भावनाओं का प्रयोग नहीं किया गया है और इसमें शरीर की प्रधानता है, शरीरी प्रेम है प्रयोगवादी प्रेम। इनके प्रेम में रोमानियत नहीं है बल्कि पारस्परिक जरूरत की आपूर्ति है। यानी रोमानियत भाव से प्रेम नहीं करते हैं, पारस्परिक जरूरतों की पूर्ति इनके द्वारा किया जाता है। अज्ञे ने लिखा है कि फूल को प्यार करो और झरे तो झर जाने दो, जीवन का सुख लो देह मन आत्मा की रचना से, पर मरे तो मर जाने दो। यानी इसमें एक प्रकार के ऐसा प्रेम है कि जब तक प्रेम चल रहा है तब तक चले, जब समाप्त हो जाए तो समाप्त हो जाए, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग शिल्प पक्ष की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। अभी तक हम लोग प्रयोगवादी कविता के भाव पक्ष की विशेषताओं का अध्ययन कर रहे थे। शिल्प पक्ष की पहली विशेषता है काव्य रूप। प्रयोगवादी कविता प्रयोग धर्मी है, इसलिए यह न तो प्रबंध काव्य के ढांचे में फिट बैठता है न ही मुक्तक काव्य के। यानी जो प्रयोगवादी काव्य है वो प्रबंध काव्य भी नहीं है और मुक्तक काव्य भी नहीं है। ये कविताएं प्रगीतात्मक हैं किंतु आकार में
छोटे हैं। यानी प्रयोगवादी काव्य प्रगीतात्मक काव्य है, लेकिन आकार में लंबे नहीं हैं, आकार में छोटे हैं। दूसरी विशेषता है भाषा। प्रयोगवादी कवियों ने भाषा को अधिक महत्व दिया है। इन्होंने अपनी भाषा में लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग अधिक किया है। अज्ञे ने भाषा के संदर्भ में लिखा है कि भाषा सिर्फ अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है, जानने का माध्यम भी है। जितनी हमारी भाषा होती है हम उतना ही सोच सकते हैं। यानी हमारी भाषा अगर ज़्यादा विकसित होगी तो हम ज़्यादा सोच पाएंगे, हमारी भाषा अगर कम विकसित होगी तो हम कम सोच पाएंगे। अगली विशेषता है बिंब एवं प्रतीक। प्रयोगवाद में बिंब और प्रतीकों का प्रयोग बड़े पैमाने पर हुआ है। कवि इसी के माध्यम से अनुभूति और यथार्थ की अभिव्यक्ति करता है। यानी प्रयोगवादी कवि बिंब और प्रतीकों के समर्थक हैं। इनका मानना है कि कविता में इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। अगली विशेषता है उपमान। प्रयोगवादी कविता में उपमानों का विशेष महत्व है। यानी ये उपमानों के प्रयोग पर जोर देते हैं। ये कवि अपनी कविता में नए नए उपमानों का प्रयोग करते हैं। अज्ञे ने लिखा है, ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों से कर गए हैं कूच। यानी उपमान की नवीनता पर बल दिया गया है। पुराने उपमान जो मैले हो गए हैं उनका प्रयोग यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ता है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि प्रयोगवादी कविता में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।